नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे सभी को। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो अभी तक वीडियो का जो हमारा टारगेट चल रहा था उसमें से मैंने आपको सीरीज की क्लासेस प्रोवाइड करा दी है, एनोलॉजी क्लासेस प्रोवाइड करा दी है और आज हम लोग जो है क्लासिफिकेशन की क्लास प्रोवाइड करेंगे, पढ़ेंगे। देखो एक चीज़ में ये टॉपिक मैं क्यों उठा रहा हूँ, ये टॉपिक मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ऐसे टॉपिक है जिसमें आप लोगों का दिमाग नहीं जाता है, आप लोगों को लगता है कि मुझे आता है और मैं कर लूँगा, और कर लेने के चक्कर में हम लोग जो है वो चीज़ नहीं कर पाते जो करना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक अगर हमारे एग्जाम में आता है उसको हमें जरूर प्रैक्टिस करके पढ़ के जाना चाहिए था। अगर कर लेते या आता होता तो अब तक आप लोग ऐसे बैठे न होते, सिलेक्शन हो गया होता। तो आपको ये मानकर चलना है कि हमें कोई भी चीज़ नहीं आती है, उसको बार बार पढ़ते रहना है, यही एक तैयारी का अच्छा साधन होता है। ठीक है, तो जितना आप चीज़ों को रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उतना ही अपने आप में इंप्रूवमेंट समझ में आएगा। ये आप सबको ध्यान देना है। ठीक है, ये ऐसे कॉमन टॉपिक होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक या दो क्वेश्चन मिनिमम आपका जो है एक और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक होते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने का रीजन क्या होता है कि यहाँ क्वेश्चन बनाने की ढेर सारी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलें तैयार हो जाएं सभी लोग, कमर कस लें और शुरुआत करेंगे आज क्लासिफिकेशन की। और क्लासिफिकेशन जैसे हम लोगों ने एनालॉजी को एक क्लास में समाप्त किया है, उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन को भी हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास में इसको समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन है और क्वेश्चन का कुछ प्रारूप है जो आप लोगों को जो है दिखाया गया है। तो यहाँ पर कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पता है कल हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन किया था और आज भी हम लोग जो है ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ करेंगे। और आप सबको पता होगा कि इस समय चुनाव के आज दिन है, नगर निगम का चुनाव है और चुनाव होने के कारण जो है यहाँ पर मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहा, लेकिन क्लास में आप लोगों को यहाँ पर जरूर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है, ईमानदारी के साथ बातचीत नहीं करना और एक एक करके अपने क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो का जो महाबचत ऑफर के साथ में जो बैच आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें कंप्लीट कोर्स बैच 999 रुपए में, प्रैक्टिस बैच 179 में और वीडियो की किताब भी अवेलेबल है। मतलब पूरा संपूर्ण पैकेज यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जो है बैच भी है, प्रैक्टिस बैच भी है और साथ में बुक्स भी आपको स्टडी 91 ने प्रोवाइड कर रखा है। तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ और क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो निर्देश कर रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। अब इनमें से कौन सा विकल्प अलग है आपको बताना है। 216, 729, 1331 और 324 में से क्या अलग है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। है क्वेश्चन छोटा सा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो 216 होता है ये 6 का क्यूब होता है और जो 729 होता है ये 9 का क्यूब होता है और जो 1331 होता है वो 11 का क्यूब होता है, लेकिन ये 324 किसी का क्यूब नहीं होता। 324 किसी का क्यूब नहीं होता, ये आप सबको ध्यान देना है। तो उसने कहा था कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित है, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो जो अलग है तो बाकी सब क्यूब संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 324 क्या होगा, ये क्यूब संख्या ना होने के कारण बाकी सबसे क्या हो जाएगा, अलग, और जब अलग है तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा। तो पहले का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, और जिन बच्चों ने पहले का ऑप्शन नंबर 4 आंसर किया है उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से आपको बताना है कि उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो कौन सा अलग होगा ये आपको बताना है। तो 209, 231, 247 और 253 में से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 209, 231, 247 और 253 की बात करें तो अगर 209 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 का नम 11, 11 99, 11 से डिवाइड है। अगर 231 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दुनाई 22 और 11 का नम 11, ये भी 2 से डिवाइड है। अगर यहाँ पर दोस्तों इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दुनाई 22 और यहाँ पर 47, ये डिवाइड नहीं है। अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दुनाई 22 और 3 25, 11 त्रिका 33, ये भी डिवाइड है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अलग, क्योंकि तीनों संख्याएं 11 से जो है डिवाइडेड है, लेकिन 247 डिवाइडेड नहीं है। तो उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो ये भी 11 से डिवाइडेड है, ये भी 11 से डिवाइडेड है, ये भी 11 से डिवाइडेड है। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा, क्यों, क्योंकि 11 से डिवाइडेड नहीं है। तो 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे।
तो यहां पर भी आपको बताना है कि उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो 91, 215, 143 और 247 में से क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सोच समझ लें और फिर बताएं कि इनमें से क्या डिफरेंट है और क्या अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा भैया। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें तो 91 की बात करें तो 91 क्या 13 से डिवाइडेड है, हम कहेंगे बिल्कुल है। क्या 143 13 से डिवाइडेड है, हम कहेंगे बिल्कुल है। क्या 247 13 से डिवाइडेड है, हम कहेंगे बिल्कुल है। लेकिन क्या 215 13 से डिवाइडेड है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो 215 एक ऐसी संख्या है जो 13 से डिवाइडेड नहीं है और बाकी सारी संख्याएं 13 से क्या है, डिवाइडेड है। इसलिए ये प्रश्न क्या हो जाएगा, अलग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 3 का सेकेंड वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा विकल्प होगा जो बाकी सभी से अलग है। 125, 512, 1321 और 1728 में से क्या अलग है। तो यहां पर क्यूब संख्या लिखी हुई है और एक संख्या ऐसी है जो क्यूब संख्या नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको जो है क्या अलग होगा ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है, जो 512 होता है वो 8 का क्यूब होता है और जो 1728 होता है वो 12 का क्यूब होता है। लेकिन 13 से 21 किसी का क्यूब नहीं होता, 1331 जरूर होता है। अभी किसका होता है, 11 का। तो चौथे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और अगर आपने चौथे का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं थी। तो 4 का जो आंसर होगा तीसरे में जाएगा। और अगर आपने 4 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। 4 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। 4 का रिलेशन 63 के साथ, 3 का रिलेशन 26 के साथ और 1 का रिलेशन 0 के साथ, 2 का रिलेशन 15 के साथ और 5 का रिलेशन 124 के साथ। इनमें से कौन सा विकल्प अलग है या भिन्न है ये आपको बताना है। बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। है प्रश्न छोटा सा लेकिन है शानदार। तो दोस्तों यहां पर अगर पहले वाले को देखें, अगर पहले वाले को देखो तो यहां पर 4 का क्यूब कर दें और प्लस और -1 कर दें। क्या कर दें, -1 कर दें। तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 में 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 63। ये बात इस क्रम से है। दूसरे वाले पॉइंट को अगर ध्यान से देखें, अगर 1 का क्यूब और -1 कर दें तो 1 का क्यूब 1 होता है और 1 में 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 0। ये भी बात ठीक है। अगर कोई अब तीसरे में अगर आएंगे तो तीसरे में अगर 5 का क्यूब और -1 कर दें तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 1 घटा देंगे तो 124 मिलेगा। ये भी बात सही है। अब यहां पर आएंगे दोस्तों, अगर यहां पर आएंगे ऑप्शन नंबर 4 में, चौथे की अगर बात करें तो यहां पर 3 का क्यूब और -1 कर दें तो 3 3 9 3 27, 27 में 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 26। यहां पर यह भी बात सही है। लेकिन जब पॉइंट नंबर 5 में आएंगे तो दोस्तों 2 का क्यूब और -1 करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में 1 घटाएंगे तो यहां पर 7 आएगा, जबकि यहां पर 15 है। तो ये समूह से क्या होगा, अलग। और पांचवा वाला, और पांचवा का है ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो पांचवे का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और अगर आपने पांचवे का तीसरा वाला आंसर लगाया होगा तो निश्चित रूप से दोस्तों आप इस नंबर के हकदार हैं। नॉर्मल सा सीरीज था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एक नजर में पकड़ में आने वाली सीरीज थी। तो पांचवे का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। 5 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं उसकी सारी डिटेल और यहां पर इंफॉर्मेशन है। और इनमें से किसी भी बुक के साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और एक बात और, अगर ज्यादा डिटेल आपको इनके बारे में चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करिएगा, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे दोस्तों और बताएंगे कि 6 का सही आंसर क्या होगा। इनमें से उस विकल्प को चुनना है जो बाकी से अलग है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन ऐसा विकल्प होगा जो बाकी सबसे अलग है। छठवें का ध्यान से देखेंगे और बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो बी वाला कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले में जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्यूब संख्या है। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, लेकिन 4 का क्यूब 32 नहीं होता। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। इसलिए इस समूह से क्या होगा? अलग, और हमको अलग ही निकालना था। आइए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो इनमें से क्या अलग है आपको बताना है। बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलो ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। छोटा सा प्रश्न है दोस्तों। एक चीज देखें तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न में क्या है? फॉल्टिंग है। क्या फॉल्टिंग है? क्योंकि दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया गया है? 1 का स्क्वायर और +1 किया गया है तो 2 मिलेगा। यहां पर क्या किया गया है? 5 का स्क्वायर और क्या किया गया है? -1 किया गया है तो यहां पर क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। यहां पर क्या किया गया है? 7 का स्क्वायर और +1 किया गया 49 और एक 50 मिलेगा। और यहां पर क्या किया गया है? 6 का स्क्वायर और -1 क्या मिलेगा? 36। तो एक में +1 है, एक में देखो 2 में -1 है और 2 में +1 है। इनमें से हम किसी का डिसीजन नहीं ले सकते। तो आयोग ने जो क्वेश्चन पूछा था इसको बाद में क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका जो है प्रश्न जो पूछा गया था, युवा कल्याण विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था, यूपी SSC का वैकेंसी होता है, उसमें पूछा गया था। और अंततः इस प्रश्न को बाद में क्या किया गया था? कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। और यह तो इसमें से ठीक है ना, तो सभी को नंबर यहां पर प्रोवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि यहां से हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि इनमें से कौन सा अलग होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो सबसे अलग है और कौन ऐसा है जो संबंधित है। तो दोस्तों अगर 120 की बात करें तो यहां पर अगर हम 11 के स्क्वायर और -1 कर दें तो 11 के स्क्वायर -1 करेंगे तो यहां पर 120 मिलेगा। इसी प्रकार से हम यहां पर अगर ध्यान से देखें, अगर यहां पर 13 के स्क्वायर और -1 करेंगे तो यहां पर 168 मिलेगा। और इसी प्रकार से यहां पर 15 का स्क्वायर और -1 करेंगे तो 15 के स्क्वायर 225, 225 में एक माइनस करेंगे तो 224, लेकिन यहाँ पर 224 नहीं मिल रहा, 256 है, यही आंसर होगा। आगे देख लें, 18 के स्क्वायर -1 करेंगे तो 18 के स्क्वायर 324, 324 में एक घटा देंगे तो 323, यहाँ 323 मिल रहा है। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 8वें का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। 8 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि उस विकल्प को चुने जो अलग है। तो यहां पर भी 4 में से 3 समान होंगे और एक अलग होगा, और जो अलग होगा वो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो चलो बताएं जरा क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो समय ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय आप लोग ले सकते हैं और समय लेने के बाद आप लोग जो है इस प्रश्न का सही आंसर भी बता सकते हैं कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों यहां पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम पलायन करेंगे तभी हम इसका आंसर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो अगर 32 लाना है तो 15 में 2 का गुणा करा के 2 जोड़ देंगे तो 15 दूना 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32, ये आपको मिलेगा। इसी प्रकार से यहां पर करेंगे, अगर 27 में 2 का गुणा करा के 2 जोड़ दें तो 27 दूना 54, 54 और 2 कितना होता है? 56 होता है। यही काम हम यहां पर भी करेंगे। 38 में अगर 2 का गुणा करा के 2 जोड़ दें तो 38 2 8 16, तो 76, 76 में और 2 कितना हो गया? 78, है ना। तो 2 8 16 और 2 3 6 और 1 7, तो 76, 76 और 2 कितना हो जाएगा? 78, लेकिन यहाँ 78 ना करके 74 है तो यही अलग होगा। इसी प्रकार से 42 में 2 का गुणा करा दें और जोड़ 2 दें तो 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा? 86, 86 यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा 9 का तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने 9 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। 10 को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहां पर भी उस विकल्प को चुने जो अलग है। तो अलग आपको बताना है कि बताइए 4 में से 3 आपस में समानता रख रहे हैं और एक अलग है, जो अलग है उसको आपको निकाल के बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। तो चलिए बताते चले सभी लोग क्या आएगा इसका सही आंसर। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना होगा 7, 7 और 1 कितना होगा 8, 1 और 1 बी और 1 जोड़ेंगे तो सी होगा, 3 यहां पर 3 और 2 5, 5 और 2 7 होगा, 21 1 22 होगा, 22 1 23 होगा। तो अंतर समझ में आ ही गया होगा, सब में +1 है लेकिन यहां पर +2 है। देख पा रहे हैं ना, यहां पर क्या है +2 कर दिया गया है। तो ये सब आप देख सकते हैं 10वें का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तो 10 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग यहां पर ध्यान से देख सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का जो आप लोगों को किताब प्रोवाइड किया गया है उसकी डिटेल है यहां पर। और यहां पर देख सकते हैं हिंदी का जो इंडिविजुअल का जो नया बैच प्रारंभ किया गया है उसकी डिटेल है यहां पर। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 11 का सही आंसर क्या होगा। यहां पर भी आपको भिन्न विकल्प को चुनना है, बताइएगा कि इनमें से भिन्न और अलग क्या होगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लेना क्योंकि इस बार जो हमारा टारगेट है तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, एग्जाम की परफेक्ट तैयारी करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो अगर 21 में अगर 2 कम कर दें, अगर 21 में हम 2 कम कर दें तो कितना आएगा 19, और 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20। तो यहां पर 17, तो यहां पर 17 में अगर हम 17 में 4 कम कर दें और यहां पर 2 जोड़ दें तो ऐसे आएगा। तो 12 में अगर हम 4 कम कर देंगे 8, 8 में 2 जोड़ दें 10 आएगा। और यहां पर 9 में अगर हम 5 4 कम कर दें तो 5 आएगा और 5 और 2 7 आएगा। तो अंतर कहां है यहां पर, क्यों? क्योंकि बाकी सब में -4 + 2 -4 + 2 -4 + 2, लेकिन यहां पर -2 + 1 हुआ, इसलिए समूह से क्या हो गया अलग। अगर समूह से अलग है तो 11 का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 11 का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। अब देखना यह है कि इस प्रश्न का सही जवाब कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। तो चले बताए भैया, तो यहां पर भी आपको उस विकल्प को चुनना है जो बाकी से अलग है। तो देखना यह है कि कितने बच्चे इसका आंसर सही रूप में दे पाते हैं। तो सावधानी से करेंगे तो आंसर तक आप लोग जो है जरूर पहुंच पाएंगे। तो चलिए अब तक आंसर आप लोगों को मिल गया होगा क्योंकि इतना ज्यादा समय हम लोग नहीं ले सकते। तो डी से अगर ए में आना है तो आपको -3 करना पड़ेगा, 1 और 4 5 करना पड़ेगा, 5 और 3 8 करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, -3 + 4 और इसके बाद यहां पर +3, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। -3 + 4 और +3 का यहां देखें तो 11 में 2 घटा देंगे तो 9 आएगा, 11 में 2 घटा देंगे 9 आएगा। इसके बाद 9 और 4 13 आएगा, 13 और 3 कितना आएगा 16। अंतर यहीं पर हो जाएगा, यहाँ -3 है और यहाँ -2 है, या तो ये आंसर सही है या तो ये आंसर सही है। यहां देखें अगर 8 में हम क्या करें, 8 में अगर 3 घटा देंगे तो 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 3 12, तो सेकेंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। 6 में 3 घटा देंगे 3 आएगा, 3 और 4 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो सब जगह -3 + 4 + 3 है, लेकिन यहाँ पर -2 + 4 + 3 है। तो 12 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 12 का सेकेंड वाला आंसर किया होगा निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। 12 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि इस बार स्मॉल लेटर में फर्क कोई नहीं पड़ेगा, अक्षरों को क्रम को आपको देखना है। स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में डज नॉट मैटर, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना उसमें परेशान होना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, अगर सी से जी में जाना है, पहले सेकेंड वाले देखो, ये तो आंसर आपका बहुत डिफरेंट है। तो हम करेंगे क्या कि पहले हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो सी से जी में जाना है तो 3 और 4 7, 7 और 4 11, और 11 और 4 15, 15 और 4 कितना हो गया 19। यहां देखें 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17 और 17 और 4 21। यहां देखें 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24। ये तीनों समान रखते हैं, ये अलग हो जाएगा क्योंकि यू से ई में आएंगे तो 21 4 25 होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो 13 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 13 का ये फर्स्ट वाला, क्योंकि इसका डिफरेंस 4 4 का नहीं आएगा। तो यहां पर कितना होगा 15 और 4 कितना होगा 19, तो यहां भी +4 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा सेकेंड वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 13 का सेकेंड वाला आंसर किया है उनका प्रश्न बिल्कुल निश्चित रूप से क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको बताना है कि उस विकल्प को चुने जो अलग है। यहां भी आपको अलग निकाल के बताना है। तो लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन से आप सबके सामने, इसको पढ़ें और बताएं कि इनमें से क्या अलग हो जाएगा। तो चलो आ जाओ देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें तो CDEFG MNOPQ GHIJK RSTUV, यहां पर सभी में अक्षरों का जो क्रम है वो कंटिन्यू है। तो सब में +1 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डिफरेंस से आंसर तो नहीं आएगा, ठीक है ना। डिफरेंस ऐसे अगर आप लोग अंतर से सोचो कि अंतर से आंसर मिल जाए तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि CDEFG क्रम से है, MNOPQ क्रम से है, GHIJK क्रम से है, RSTUV क्रम से है। बस अंतर क्या आएगा कि यहां पर जो वावेल है ये तीसरे नंबर पर है, यहां पर जो वावेल है तीसरे नंबर पर है, यहां पर जो वावेल है तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहां पर जो वावेल है चौथे नंबर पर है। तो यही इसका आंसर होगा और बाकी सब में सही है। वावेल की संख्या हर तीसरा लेटर इसका वावेल है, लेकिन यहां पर चौथा लेटर वावेल हो गया, इसलिए 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। अगर आपने 14 का ऑप्शन नंबर 4 किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही होगा। देख पा रहे हैं प्रश्न का क्रम आपको अब तक समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा समझाने का आपको यहां पर प्रयास किया है। 14 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 15 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किस में जाएगा। कहा कि शेर का संबंध मांद से है, पक्षी का संबंध घोंसला से, बिल्ली का संबंध म्याऊं से, मधुमक्खी का संबंध छत्ता से। तो इनमें से उस विकल्प को चुने जो अलग है। बताओ, उनमें से आपको उस विकल्प को चुनकर बताना है जो इन सब से अलग है। और ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन इससे पहले आपको नहीं आए होंगे। तो आपको पता है कि शेर कहां रहता है, मांद में रहता है। पक्षी कहां रहता है, घोंसला में। मधुमक्खी कहां रहती है, छत्ता में। लेकिन बिल्ली म्याऊं में नहीं रहती, बिल्ली की आवाज है म्याऊं, ठीक है ना। बिल्ली की ये क्या है, आवाज है। तो बिल्ली इस प्रकार की उत्पन्न द्वारा ध्वनि उत्पन्न करती है म्याऊ की, ठीक है। बिल्ली मांद में नहीं रहती है, ये आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो तीसरे में जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा था, इसमें कोई दिक्कत वाली या परेशानी वाली बात यहां पर नहीं थी। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो नया बैच आप लोगों को प्रारंभ किया गया है महाबचत ऑफर के साथ में मात्र 999 रुपए में। और अगर आप लोग इस वीडियो के ग्राम विकास अधिकारी के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका बैच भी अवेलेबल है, इसकी बुक्स भी अवेलेबल है और इसका प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल है विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 16 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुने जो अलग है। आपको बताना है लंबा, उच्च, क्रूर, दयालु, कठिन, मुलायम, हल्का, भारी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं। और इनमें से बताना कि कौन एक दूसरे का विपरीत नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे क्रूर और दयालु एक दूसरे के अपोजिट हैं, कठिन और मुलायम एक दूसरे के अपोजिट हैं, हल्का और भारी एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन लंबा और उच्च बात तो एक ही है ना, लंबा है उच्च है, तो ये तो बात एक ही, समानार्थी शब्द हो गए लंबा और उच्च। पहचान में आ रहे हैं कि नहीं, पकड़ में तो आ जाना चाहिए। क्योंकि क्रूर और दयालु अपोजिट हैं, विपरीत हैं।
कठिन और मुलायम अपोजिट है, विपरीत है। हल्का और भारी अपोजिट है, विपरीत है। लेकिन लंबा और उच्च समानार्थी शब्द है, एक ही शब्द को बताता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा किया था, 16 नंबर। हाँ ठीक है, ये 17 है। तो चलो 17 का आंसर बताओ भाई क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। संपत्ति, देनदारियां, फायदा, लाभ, नामे, श्रेय, आमदनी, व्यय। बताओ इनमें से क्या अलग होगा। बताइए इनमें से क्या अलग हो जाएगा। भाई संपत्ति और देनदारियां, नामे और श्रेय, आमदनी और व्यय, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन फायदा और लाभ तो समानार्थी शब्द हो गए। बोलो, फायदा और लाभ क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, ठीक है। और बाकी शब्द संपत्ति और देनदारियां, संपत्ति मतलब अपनी, लेना, देनदारी मतलब देना, एक दूसरे के अपोजिट है, लेना और देना। अब यहां पर नामे और श्रेय एक दूसरे के विपरीत है, आमदनी और व्यय एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन फायदा और लाभ तो समानार्थी शब्द है ना, मुझे फायदा हुआ, मुझे लाभ हुआ, बात तो एक ही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो अलग है। मंगल, यूरेनस, बृहस्पति और चंद्रमा, इनमें से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। तो भैया मंगल, यूरेनस और बृहस्पति ये सब क्या है, ये एक ग्रह है। यूरेनस ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, लेकिन चंद्रमा इन सब से क्या हो जाएगा, अलग, क्योंकि चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, और बाकी सब क्या है, ग्रह है। तो 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 4 में जाएगा। अगर आप लोगों ने 18 का 4 वाला बताया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 18 के बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19, इसको ध्यान से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तो आपको उस विकल्प को चुन के बताना है जो अलग है। बकरा, बिल्ली, मुर्गी और गाय में से क्या अलग है, ये आपको बताना है। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना है। तो बकरा, बिल्ली और गाय ये सब क्या है, पशु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मुर्गी किसके अंतर्गत आएगी, ये तो पक्षी वर्ग का प्राणी हो जाएगा। बकरा, बिल्ली और गाय ये पशु वर्ग के प्राणी हैं और मुर्गी पक्षी वर्ग का प्राणी है, इसलिए सब अलग हो जाएगा। तो 19 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। 19 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। कह रहा कि उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी और एड्स, बताएं इनमें से क्या अलग हो जाएगा। तो अब तक तो समझ में आ गया होगा। तो हम सबको पता है कि जो आपका एड्स होता है, एड्स एक जो है ये वायरस जनित बीमारी होती है। ये क्या होती है, वायरस जनित बीमारी होती है। लेकिन रतौंधी, स्कर्वी और बेरी बेरी ये सब क्या है, हमें पता है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए के, और स्कर्वी विटामिन सी के, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है। ये सब क्या है, रतौंधी, स्कर्वी और बेरी बेरी ये तीनों विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, लेकिन ये वायरस से कमी से होने वाला रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो 4 में जाएगा। ये तीनों विटामिन से विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। एड्स एक वायरस जनित रोग है, इसलिए यहां पर 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। यहां देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी यहां पर फाउंडेशन कोर्स बैच का जो नया बैच आपको प्रारंभ है वो प्रोवाइड कर दिया गया है 599 रुपए में। और अगर आप फाउंडेशन कोर्स बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे। करा के निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा, बताओ इनमें से क्या अलग होगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा, इनमें से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। रणथंभौर का है राजस्थान में, और इसके बाद माधवगढ़ का है मध्य प्रदेश में। ये सब क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है।
है ना। तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और यहाँ पर बांधवगढ़ क्या है, यहाँ पर तुंगभद्रा। तो ये जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और तुंगभद्रा ये सारे के सारे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में। और तुंगभद्रा आपको पता है, तुंगभद्रा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। लेकिन बांधवगढ़ एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसलिए इन सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। और वैसे बांधवगढ़ कहां पड़ता है, ये कर्नाटक में शायद पड़ता है। बांधवगढ़ कहां पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। तो ये इन सबसे अलग हो जाएगा। तो 21 का जो आंसर होगा ये तीसरा वाला जाएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। इनमें से अलग है लोहा, तांबा, इस्पात और एल्यूमिनियम में से क्या अलग है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें सबको पता है कि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम क्या है, ये धातु हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, धातु हैं। लेकिन इस्पात क्या है, इस्पात एक मिश्र धातु श्रेणी में आता है। इस्पात किस में आता है, इस्पात मिश्र धातु की श्रेणी में आता है। अब सवाल आपसे यह है कि जो इस्पात एक मिश्र धातु है तो किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो इस्पात जो होता है वो किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो इस्पात जो होता है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। किसका, लोहा और कार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसलिए इसको जो है इस्पात बोला जाता है। बाकी लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम ये सब की सब क्या है, धातु हैं। और बाकी इस्पात क्या है, एक मिश्र धातु है। इसलिए 22 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में चला जाएगा। 22 का किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में चला जाएगा। 22 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है कि उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, आदान प्रदान करना। आपको बताना है कि इनमें से क्या अलग होगा। ये तो आसान सा है, इसको तो आप लोग फटाक से बता ही देंगे। तो इसका तो आंसर आप लोगों को बताने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो स्वीकार करना, ग्रहण करना और पर्याप्त करना, ये एक सब क्या है, आपस में पर्यायवाची शब्द हैं या कहें समानार्थी शब्द हैं, है ना। ये सब क्या है, आपस में समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के। लेकिन आदान प्रदान करना इन सब में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। आदान प्रदान का मतलब होता है एक दूसरे से लेना और देना। तो 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 4 में जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे आप लोग क्या आएगा। करा कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो यहां पर आपको बताना है कि इनमें से क्या अलग होगा। दर्जी सुई, लेखक किताब, बढ़ई फर्नीचर, मोची जूते, इनमें से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन आपने कल एक किया था, इसी से थोड़ा संबंधित था। अब इनमें से क्या अलग होगा ये आपको निकाल के बताना है। तो चलो बताएं भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो हम सबको पता है कि लेखक क्या करता है, किताब लिखता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, मोची जूते बनाता है, लेकिन दर्जी सुई नहीं बनाता। दर्जी सिलने का काम करता है सुई से, लेकिन सुई को बनाने का कार्य नहीं करता। तो 24 का जो आंसर जाएगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और अगर आप लोगों ने 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न सही होगा। 24 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिएगा जो अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में टोनी ब्लेयर, ब्लेज पास्कल, सर इस्माइल न्यूटन और जेम्स प्रेस्कॉट जूल, अब इनमें से क्या अलग होगा। ये बहुत ही शानदार है। ये सब क्या है, भौतिक, जैसे न्यूटन एक भौतिक विज्ञान से संबंधित थे, पास्कल भौतिक विज्ञान से संबंधित थे, जूल क्या थे, भौतिक विज्ञान से संबंधित थे। लेकिन यहाँ पर टोनी ब्लेयर अलग है। क्या है, टोनी ब्लेयर ये अलग है। टोनी ब्लेयर का भौतिक विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये क्या है, ब्रिटेन के एक राजनेता थे, मतलब नेता थे, है ना, राजनीतिज्ञ थे, इसलिए इन सबसे अलग हो जाएगा। और टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, पता है कि नहीं।
टोनी ब्लेयर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन ब्लेज पास्कल भौतिक विज्ञानी हैं, सर इसाक न्यूटन भौतिक विज्ञानी हैं, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ये भी भौतिक विज्ञानी हैं। लेकिन टोनी ब्लेयर इन सब में अलग होगा, क्योंकि ब्रिटेन के क्या थे, प्रधानमंत्री, एक प्रकार से राजनीति से संबंधित थे। तो 25 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 25 का फर्स्ट वाला किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। तो ये तो पास्कल, न्यूटन और जूल तो आप जान ही रहे थे, अगर थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर लगाते तो आपका दिमाग पहुंच जाता। भाई जब तीनों भौतिक विज्ञान से रिलेटेड हैं तो टोनी ब्लेयर का नाम आपने कभी सुना नहीं, तो इसका मतलब यही अलग होगा। आप आंसर हिट कराकर भी इसका आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यहां दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। कंप्लीट बैच मात्र 1499 रुपए में, और अभी भी आप लोगों के पास समय, अगर आपकी कंप्लीट तैयारी नहीं है यूपीपी की तो आप लोग इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कंप्लीट तैयारी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस कराने का कार्य मैं यूट्यूब में बराबर कर रहा हूं, तो फिर आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। उन बच्चों को लेने की आवश्यकता है जिनको अभी बेसिक चीजें तैयार करनी है। एक अच्छी तैयारी के लिए आपको जो मजबूत करना है अपने बेसिस को, और मजबूत करना है अपने आगे के सब्जेक्ट को, तो वो बच्चे इस बैच से जरूर जुड़ें। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बढ़िया तैयार हैं, तो अब प्रैक्टिस आप यूट्यूब में करते रहिए, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 26, इसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं। निर्देश कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुने जो अलग है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुने जो अलग है। तो बताइए इनमें से क्या अलग होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा होगा, एचडीएफसी का नाम सुना होगा, क्या है, बैंक है। आईसीआईसी का नाम सुना होगा, बैंक है। आईडीबीआई का नाम सुना होगा, बैंक है। पीएनबी का नाम सुना होगा, बैंक है। बीओबी का नाम सुना होगा, बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इसके बाद एचएसबीसी, सब क्या है, बैंक है। लेकिन सेबी क्या है, बैंक नहीं है। सेबी क्या है, बैंक नहीं है, क्या है, ये भारत सरकार का, आप सबको पता होगा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। सेबी क्या होता है, हिंदी में बात करें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये बैंक सेबी नहीं होता। तो सेबी इन सब से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सेबी इन सब से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होगा वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ये तो होगा नहीं, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विनियामक प्रतिभूति बोर्ड। तो ये इसका होगा जवाब, ठीक है। तो 26 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया, बताओ इनमें से क्या अलग होगा। ये तो बता ही दोगे आप लोग। गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। देखो देखा जाए तो गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया ये सभी के सभी क्या है, जंगली जानवरों की श्रेणी में आते हैं। गैंडा भी जंगली जानवरों की श्रेणी में आता है, शेर भी जंगली जानवर है, बाघ भी जंगली जानवर है, भेड़िया भी जंगली जानवर है। लेकिन इनमें और भी कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अब और अलग क्या सोच सकते हैं कि गैंडा जो होता है वो पूर्णतः एक शाकाहारी जानवर होता है, वो मांसाहारी नहीं होता। शेर मांसाहारी है, बाघ मांसाहारी है, भेड़िया मांसाहारी है, लेकिन गैंडा एक शाकाहारी जानवर होता है, जंगली जानवर होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें 27 का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। 27 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बैगनी, नीला, हरा, गहरा नीला और सफेद में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। ये रंगों के नाम है, कलर के नाम है, और इन कलर में से आपको डिफरेंट निकाल के बताना है कि इनमें से क्या डिफरेंट हो जाएगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखा तो बैगनी कलर, नीला कलर और गहरा नीला ये आपस में रंग है, लेकिन जो सफेद होता है
एक रंगहीन होता है। सफेद क्या होता है? रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें कोई भी कलर आपका परिवर्तित होकर दिखने लगता है। कोई भी कलर आपको डालोगे तो पूर्णतः इसमें प्रकाश क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाता है। तो 28 का जो आंसर होगा चौथा वाला। तो सफेद रंग एक रंगहीन श्रेणी में आता है, इसमें प्रकाश भी परिवर्तित हो जाता है सफेद कलर में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में 28 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि 29 का सही आंसर क्या होगा। गिटार, सारंगी, बांसुरी और बीड़ा में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। गिटार, सारंगी, बांसुरी और बीड़ा में से क्या अलग होगा। तो दोस्तों गिटार, सारंगी और बीड़ा को बजाने के लिए तार की आवश्यकता होती है। वाद्य यंत्र हैं सारे के सारे, क्या हैं? तार से बजने वाले वाद्य यंत्र हैं। लेकिन बांसुरी को बजाने के लिए आपको जो है मुख की आवश्यकता पड़ती है, हवा की आवश्यकता पड़ती है। इन सब में हैं तो सारे के सारे वाद्य यंत्र ही है ना, लेकिन बांसुरी इन वाद्य यंत्रों में से क्या है? ये अलग हैं। गिटार, सारंगी और बीड़ा ये तार युक्त वाद्य यंत्र हैं, लेकिन बांसुरी एक तार युक्त वाद्य यंत्र नहीं होता। इसको बजाने के लिए हमको मुख से गैस भर के जो है आवश्यकता पड़ती है, आप सभी जानते ही होंगे। क्वेश्चन आ जाओ 30 में। 30 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे और वाराणसी। तो चलिए बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हम सबको पता है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। बाकी इलाहाबाद, पुणे और वाराणसी ये भारत में स्थित शहर हैं, कस्बे हैं, इसलिए यहाँ पर नई दिल्ली इन सबसे अलग हो जाएगा। और बाकी तो 30 का जो आंसर होगा पहला वाला, इलाहाबाद, पुणे और वाराणसी। ये इलाहाबाद और वाराणसी यूपी में है, पुणे आपका महाराष्ट्र में है। ये सब इलाहाबाद में स्थित कुछ छोटे कस्बे हैं, लेकिन नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, इसलिए 30 का जो आंसर होगा पहला वाला जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का जो नया बैच मात्र 999 रुपए में जो आप लोगों को जो इसका बैच प्रोवाइड किया गया है, ये इसके डिटेल है। और अगर आप इस हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और अपनी हिंदी की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। उसने कहा कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। बाघ, शेर, गाय और लोमड़ी में से क्या अलग होगा। ये तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट इसी प्रकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था। तो बाघ एक मांसाहारी जानवर है, शेर एक मांसाहारी जानवर है, लोमड़ी एक मांसाहारी जानवर है, लेकिन गाय यहाँ पे एक शाकाहारी जानवर होता है। वहां पर गैंडा था और यहाँ पर गाय आ गया है, बस इतना अंतर आया है। तो 31 का जो आंसर होगा कौन सा जाएगा? थर्ड वाले में। और अगर आप लोगों ने 31 का ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है, निश्चित रूप से प्रश्न भी आपका सही होगा। 31 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे 32 का सही आंसर क्या आएगा। गंगा, यमुना, कावेरी और हिमालय में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, इसको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गंगा, यमुना और कावेरी और हिमालय में से, तो गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी नदी है, लेकिन हिमालय क्या है? एक पर्वत है। तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? 4 में। तो यहाँ पर कोई समस्या तो आई नहीं होगी। गंगा, यमुना, कावेरी और हिमालय, गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी नदी है, लेकिन हिमालय क्या है? एक पर्वत है, इसलिए इन सबसे क्या होगा? अलग हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। पूर्व, आसमान, पश्चिम और दक्षिण में से क्या अलग होगा। यह भी आसान है। तो पूर्व, आसमान, पश्चिम और दक्षिण में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों पूर्व एक दिशा का नाम है, पश्चिम एक दिशा का नाम है, दक्षिण एक दिशा है, लेकिन आसमान इन सब से क्या हो जाएगा? अलग। आसमान दिशा को डिनोट नहीं करता है, आपको ध्यान देना होगा। तो इन सब से क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो 33 का जो आंसर होगा वो आसमान में जाएगा, सेकेंड वाला। और अगर आपने 33 का सेकेंड वाला आसमान हिट कराया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा।
33 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में और देखते हैं कि 34 में आपसे क्या पूछ रहा है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 34, टेनिस, क्रिकेट, गेंद और फुटबॉल। टेनिस, क्रिकेट, गेंद और फुटबॉल में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा। तो टेनिस, क्रिकेट, गेंद और फुटबॉल में क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा। भैया एक प्रकार से देखा जाए तो टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल ये गेम्स के नाम हैं। टेनिस एक गेम्स है, क्रिकेट एक गेम्स है और फुटबॉल एक गेम है, लेकिन गेंद कोई गेम नहीं है। ये बाकी टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल गेंद की मदद से गेम्स खेले जाते हैं। बोलो, गेम की मदद से गेम्स क्या होते हैं, खेले जाते हैं, लेकिन ये कोई गेम्स तो है नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये कोई गेम्स तो है नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गेंद। तो 34 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 34 का तीसरा वाला आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 में, गाय, चीता, घोड़ी और सूकरी में से क्या अलग होगा। बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर दोस्तों गाय, घोड़ी और सूकरी ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे शाकाहारी जानवरों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, कौन कौन से, गाय, घोड़ी और सूकरी ये सब क्या हैं, ये शाकाहारी जानवरों की श्रेणी में आएंगे। ये बात आप सबको पता होगी। लेकिन जो चीता है एक मांसाहारी जानवर की श्रेणी में जाएगा। तो 35 का जो आंसर जाएगा वो किस में जाएगा, सेकेंड वाले में जाएगा। और अगर आपने 35 का सेकेंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों 35 का सेकेंड वाला ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 35 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। तो यहां देख सकते हैं कि पहले यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर कंप्लीट कोर्स बैच, नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है मात्र 999 रुपए में। और अगर जो बच्चे यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए एक बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फीस में भी डिस्काउंट है। 999 मतलब मात्र 1000 रुपया। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को आप लोग यहां पर बेहतर कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 यहां पर आ चुका है, मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा। मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में से क्या डिफरेंट हो जाएगा। तो चलो देखें और बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मार्च, अप्रैल और अगस्त, दिसंबर में से क्या अलग होगा। तो ये भी क्वेश्चन छोटा सा है और मुझे उम्मीद है कि इसको करने में आप लोगों को कोई बहुत बड़ी समस्या, तकलीफ यहां पर नहीं होने वाली है। आसानी से आप लोग इसको कर पाओगे। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो मार्च का महीना होता है 31 का, अप्रैल का महीना होता है 30 का, अगस्त का महीना होता है 31 का और दिसंबर का महीना होता है 31 का। लेकिन यहाँ पर अप्रैल क्या होगा, अलग। क्यों? क्योंकि बाकी जो सारे महीने यहाँ पर लिखे हैं वो 31 डेज के हैं और जो यहाँ पर अप्रैल है वो आपका 30 डेज का है। तो बाकी इन सब से क्या हो गया, अलग। बोलो हो गया कि नहीं, क्योंकि भाई ये भी 31 का, ये भी 31 का, ये भी 31 का, लेकिन ये 30 का होगा और 30 का होगा तो इन सबसे क्या हो जाएगा, अलग। तो 36 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 36 का सेकेंड वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 में। तरह के निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित है, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। इनका नाम पढ़ के कुछ फीलिंग्स आ रही होगी और क्या फीलिंग्स आ रही आपको बताना है। तो ये तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आ गया भैया। आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी में से क्या अलग होगा। देखो यहां पर एक समानता है और यह समानता यह है कि आचार्य कृपलानी का जो जन्म हुआ था वो 1888 में, डॉक्टर राधाकृष्णन का भी जन्म 1888 में
और सीवी रमन का भी जन्म 1888 में हुआ था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से संबंधित हो सकते हैं कि आचार्य कृपलानी और डॉक्टर राधाकृष्णन और सीवी रमन, इन सब का जन्म 1888 में हुआ था, जबकि सी राजगोपालाचारी का जन्म यहाँ पर आपका जो नहीं हुआ था। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी का जन्म कब हुआ था? राजगोपालाचारी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1878 में। ठीक है, कब हुआ था? 1878 में। तो आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजा कृष्णन और सीवी रमन, ठीक है, ये सब क्या है? ये आपस में समानता रखेंगे क्योंकि इनका जन्म एक ही वर्ष में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। बस इसमें एक यही समानता से हम इनको अलग कर सकते हैं और बाकी हमको यहाँ पर कोई समानता नजर नहीं आ रही है। तो 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में। तो 37 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 38, इसको ध्यान से पढ़ें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। पाली, सरकी, पाब्लो और नोटे में से क्या अलग होगा? ये भी क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको बताएं। अगर इनके बारे में आप लोग जानते होंगे तभी इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर पाली के बारे में सुना होगा, सरकी के बारे में सुना होगा, नोटे का मतलब सुना होगा। ये सब क्या है? ये पवन के नाम है। पवन मतलब पाली, सरकी, नोटे पवन या वायु के नाम है। लेकिन पाब्लो कोई पवन नहीं होता। पाब्लो एक प्रकार का समूह होता है। पाब्लो एक प्रकार का क्या होता है? समूह होता है। और ये बाकी सभी के सभी किसके नाम है? पवन के नाम है। ये भी और ये भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो पाब्लो इन सब से अलग होगा। क्यों? क्योंकि पाब्लो कहीं ना कहीं किसी समूह से संबंधित होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा डिफरेंट थे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा, करा कि उपयुक्त शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं। बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पांडिचेरी, कानपुर, पूना और कालीकट। बताओ इनमें से क्या अलग होगा? बताओ भैया क्या आगे इसका सही आंसर? देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें से हमें यह बताना है कि इन सब में क्या अलग है। तो इन सब में क्या अलग होगा? चेन्नई अलग हो जाना चाहिए, है ना। इन सब में क्या अलग है? चेन्नई अलग होने। क्यों? क्योंकि बड़ौदा, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पांडिचेरी, कानपुर, पूना और कालीकट ये कहीं ना कहीं नए नाम से संबंधित है। ठीक है, जैसे कोचीन का नया नाम क्या है? चेन्नई है। कोचीन का नया नाम क्या है? चेन्नई है ना। और कानपुर का नया नाम कानपुरे होता है। तो इसी प्रकार से पूना का नया नाम पुणे कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पुणे, है ना। तो इसी प्रकार से ये सब नए नाम है। तो यहां पर चेन्नई अलग होगा। ठीक है, चेन्नई जिस प्रकार इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास था, है ना। तो इनमें जो आंसर होगा ये फर्स्ट वाला ही जाएगा। बस यही इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है कि इसको हम निकाल सकते हैं। फिर से एक अलग आ गया क्वेश्चन नंबर 40। तारापुर, कुन्नकुलम, कैगा, काकरापारा, कलकक्कम और नवरेरा ये ताप विद्युत परिवर्तन ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र होते हैं सब। तारापारा, कुन्नकुलम, कैगा, काकरापारा और कालपक्कम और नरोरा में से क्या अलग होगा? ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों ध्यान से देखें कि इनमें से अलग क्या है। तो दोस्तों इन सब में अलग होगा रावत भाटा। ठीक है, इन सब में क्या अलग होगा? रावत भाटा अलग होगा। ठीक है, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा? तारापुरा, कुन्नकुलम, कैगा, काकरापारा, कलकक्कम और नरोरा। ठीक है, ये तो सब ताप विद्युत संयंत्र होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ये सब के सब क्या है? ताप विद्युत संयंत्र मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। लेकिन रावत भाटा ये इन सबसे अलग होगा। तो 10वें का जो आंसर होगा सेकेंड वाले में जाएगा। तो कोयना, उकाई और भाखड़ा नांगल ये सब योजना से संबंधित होते हैं जो किसी न किसी योजना में आएगा। लेकिन रावत भाटा इन सब योजनाओं में नहीं आएगा। तो 10-40 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। तो थोड़ा सा बहुत डिफरेंस क्वेश्चन था यहाँ पर। तो ठीक है, कोई बात नहीं।
आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो ई बुक है, जो हैंड रिटन ई बुक्स पीडीएफ के रूप में आपको स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसमें से हिंदी का, प्राचीन का, मध्य का, इतिहास के तीनों पार्ट हैं, भूगोल के, साइंस के और इसका पर सीडीपी का भी। तो ये जो प्राइजेज है, इसका प्राइजेज भी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। ये खुद की बनाई हुई ई नोट्स हैं, अगर आप लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि थैंक यू लिखकर आ चुका है। तो आज का जो सेशन था, जो क्लासिफिकेशन का सेशन था, उसको फाइनली हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और कुछ क्वेश्चन लास्ट में 2-3 क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट प्रकार के थे, जिनको पकड़ना थोड़ा सा कठिन कार्य था। चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे आप सभी से किसी अगले दिन किसी एक नए चैप्टर के साथ में, और इसी प्रकार से आगे हम लोग एक एक करके बढ़ते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सभी को।